हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम देख रहे थे पर्यावरण के चैप्टर्स के बारे में और उन्हीं में से एक चैप्टर अपना चल रहा था पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व वाला। तो उसमें हमने इसका पहला पार्ट पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ लिया था और आज हम देखेंगे जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। तो विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं जिनमें से हम लेंगे सबसे पहले मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी और रेशम कीट, इनके बारे में बताएंगे आपको। तो मधुमक्खी क्या होती है ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, हम सब लोग परिचित हैं और कभी न कभी मधुमक्खी ने डंक भी आपको मारा होगा, ऐसा हो सकता है। मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें केमिस्ट्री वाले चैप्टर में आपको बताया गया था एक एसिड पाया जाता है। तो कौन सा एसिड होता है? वो फार्मिक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल जिसको कहते हैं, वो उसमें पाया जाता है। वो जब हमारे कांटेक्ट में आती है तो डंक के माध्यम से एसिड को बॉडी के भीतर छोड़ देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जलन होता है और सूजन आ जाती है। तो वो एसिड होता है और उस के प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्षारकीय पदार्थों को यदि वहाँ पे लगाया जाए तो उसके प्रभाव को प्रभावहीन बनाया जा सकता है। ऐसा हमने केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो मधुमक्खी जो होती है वो एक सामाजिक कीट कहलाती है क्योंकि ये ग्रुपिज्म में रहती है। इसमें रानी मक्खी होती है और इसके अलावा इसमें नर मक्खी होती है और इसके अतिरिक्त इसमें सिपाही मक्खियाँ भी होती है। तो पूरे के पूरे छाते को जो चलाने का ज़्यादा क्रेडिट होता है वो सिपाही मक्खियों का होता है। रानी मक्खी जो होती है वो छाते पे देख रेख निगरानी करती है, सदैव बनी रहती है। और जो नर मक्खी होती है वो मैथुन करने के पश्चात वहाँ से निकल जाती है या उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। तो ये इसीलिए चूँकि इनके कार्य का बंटवारा इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको सामाजिक कीट कहते हैं। मधुमक्खी का कृत्रिम रूप से पालन भी किया जाता है। प्राकृतिक रूप से छत्ते बने होते हैं कई पेड़ों की शाखाओं पे, लेकिन कृत्रिम रूप से भी इनको पाला जा सकता है। तो ये कहलाता है कृत्रिम मधुमक्खी पालन। इससे प्राप्त होता है शहद और मधुमोम। इससे जो पदार्थ प्राप्त होता है, जो उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं शहद, और शुद्ध शहद होता है वो 1000 वर्षों तक खराब नहीं होता। उसमें कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। ये औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती है और उच्च ऊर्जा युक्त ये भोज्य पदार्थ भी है। और इसके साथ साथ में मधुमोम, जहाँ मधुमक्खियाँ रहती है तो वो जो उनका घर बना होता है उसको जब हम हाथ में लेके देखते हैं तो ऐसे चिपचिपा सा पदार्थ महसूस होता है वो हमें, जिसमें षटकोणाकार वो कोष्ठ बने होते हैं। तो ये जो कोष्ठ वाली पूरी संरचना है वो कहलाती है मधुमोम और इसका उपयोग भी औषधि में किया जाता है। बूट पॉलिश बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसको उसके भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। तो शहद और मधुमोम ये दो चीज़ें हमें मिलती है मधुमक्खी पालन से। कृत्रिम रूप से मधुमक्खी को पालना ही मधुमक्खी पालन कहलाता है। इसके लिए कृत्रिम छाते तैयार किए जाते हैं फूलों वाले पौधों के करीब, क्योंकि फूलों वाले पौधों का मकरंद जो है वो चूस कर ही तो मधुमक्खियाँ अपना भोजन यानी शहद बनाती है। इसकी जातियों के नाम है यहाँ पे एपिस फ्लोरी और एपिस इंडिका, ये इनकी जातियों के नाम है। और भी इनकी जातियाँ होती है जैसे एपिस डोरसेटा भी होती है। तो इसके अतिरिक्त उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ है ये, और शुद्ध शहद जो होता है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसीलिए इसका उपयोग परिरक्षक पदार्थ के रूप में किया जा सकता है। परिरक्षक शब्द का अर्थ होता है जो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित बना के रख सके, वो पदार्थ परिरक्षक पदार्थ कहलाता है। तो शहद भी उन्हीं में से एक है। कृत्रिम छत्ते बनाकर फूलों के नज़दीक जो है वो कृत्रिम रूप से मधुमक्खियों का पालन किया जा सकता है। परागण की क्रिया में आसानी होती है। मधुमक्खियाँ जो होती है वो परागण की क्रिया में मदद करती है। परागण किसे कहते हैं ये आपने पढ़ रखा होगा। एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया परागण कहलाती है। दो प्रकार की होती है, स्वपरागण और परपरागण। यदि एक ही पुष्प में इस तरीके से पुंकेसर के मध्य ये क्रिया हो रही है तो उसको बोलेंगे स्वपरागण। और यदि भिन्न भिन्न पौधों
के बीच में ये क्रिया हो रही है अगर, तो हम उसको बोलेंगे पर परागण। भिन्न भिन्न पौधों के पुष्पों में अगर ये क्रिया हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। तो यहाँ पे परागण की क्रिया में ये मदद करती है मधुमक्खियाँ कीट होने की वजह से, और इसकी वजह से पैदावार अच्छी होती है। परागण अच्छा तो पैदावार भी अच्छी होगी। और इसके बाद में मधुमक्खियाँ जो होती है वो कृत्रिम छत्ते बनाकर पाली जाती है। बड़े बड़े छत्ते लगाए जाते हैं, उसमें कोष्ठ बनाए जाते हैं जिसके भीतर वो फूलों वाले पौधों के करीब ऐसा किया जाता है। तो वहाँ पे वो मधुमक्खियाँ उसमें घरों में रहती है और उसके बाद में फूलों वाले पौधों के पास जाके मकरंद चूस के और अपने अनपुट में डाल के फिर शहद बनाती है, कृत्रिम छातों में छोड़ती है। और कृत्रिम छातों में ऐसी व्यवस्था होती है कि हम उसको नीचे जो बने पात्र होते हैं उसमें शहद को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये है मधुमक्खी पालन के बारे में। इसके बाद में अगला जो अपना आता है वो है रेशम कीट। रेशमी वस्त्रों के बारे में आपने सुना होगा। विभिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं जिसमें से रेशम के वस्त्र भी होते हैं। रेशम के वस्त्र बहुत सॉफ्ट होते हैं, बड़े महंगे मिलते हैं ये, और ये प्राप्त होते हैं रेशम कीट से। रेशम कीट से रेशम का धागा बनता है और रेशम के धागे से रेशम के वस्त्र बनते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं ये कि इनको बहुत अधिक फोल्ड किया जा सकता है। सबसे पहले रेशम की जो खोज है वो चीन में हुई थी। कई वर्षों तक चीन ने इसको छुपा के रखा था। इसके पश्चात फिर ये भारत और अन्य देशों में भी फैल गई। कुछ लोग वहाँ गए और इस कला को, विद्या को चुरा के लेके आए, क्योंकि चीन जो है उन्होंने तो ऐसा बताया नहीं, वो बताता भी नहीं। और इसीलिए अब भारत सहित कई विश्व के देशों में रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है। तो रेशम जो है वो रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन किया जाता है, और ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेशम कीट कहलाते हैं। फिर शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करने वाली जाति है बोम्बिक्स मुरई। शहतूत एक पौधे का नाम है, उसका जो पौधा होता है, उनकी जो पत्तियां होती है, उन पे जो जाति अपनी वृद्धि करती है उस जाति का नाम है बोम्बिक्स मुरई। आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य है ये। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो रेशम कीट है उसका क्लासिफिकेशन लिखिए, उसका वर्गीकरण लिखिए, तो आप लिखेंगे कि ये संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। जोड़ीदार उपांग जिसमें पाए जाते हैं, जोड़ीदार टांगें जिसमें पाई जाती है, वो आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य माना जाता है। तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। और इसके अलावा ये इंसेक्टा वर्ग और लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य है। यानी इनका संघ और इनका वर्ग और इनका जो गण है वो तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो आप एक लाइन में इसको लिखेंगे। ये आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य है। भारत में इसकी एक वर्ष में 2 से 7 पीढ़ियाँ तैयार कर ली जाती है। 2 से 7 तक पीढ़ियाँ एक वर्ष में इसकी तैयार कर ली जाती है भारत में। और लार्वा जो है वो कैटरपिलर कहलाता है। इसका जो लार्वा है वो क्या कहलाएगा, कैटरपिलर। और जिसमें एक जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। लार्वा के अंदर क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ, जिनको क्या कहेंगे, हम कहेंगे रेशम ग्रंथियाँ। एक जोड़ी लार ग्रंथियों को रेशम ग्रंथियाँ कहा जाता है। यही रेशम ग्रंथियाँ जो होती है वो रेशम स्रावित करती है। लार्वा क्या करता है, जो अंक गणित का 8 होता है उसके आकार में अपने सिर को घुमाता रहता है और रेशम स्रावित करता रहता है। और फिर वो रेशम जो है वो अपने चारों तरफ लपेटता रहता है। जब पूरा का पूरा लार्वा उस संरचना में जो उन्होंने खुद ने बनाई है अपने सिर को हिला के 8 के शेप में, तो फिर वो चारों तरफ रेशम को स्रावित करके और अपने आप को बंद कर लेता है। और वो जो संरचना बनती है वो कहलाती है कोया, या फिर इसको बोलते हैं कोकून। कोकून जो होता है उसके अंदर निष्क्रिय लार्वा रहता है और वो 8 से 12 दिन के बाद में उस संरचना को काटता है और फिर बाहर निकलता है। तो रेशम यदि प्राप्त करनी है तो हमें उसको 7-8 दिनों के अंदर ही
उस कीड़े को धूप में सुखाया जाता है या फिर उसको बॉयल किया जाता है कीड़े को, जिसकी वजह से वो भीतर जो लार्वा है वो मर जाता है। नहीं तो वो 12 दिन बाद तो उस संरचना को काट के बाहर आ जाएगा, तो फिर रेशम खराब हो जाती है, हमारे लिए उपयोग यूज़फुल नहीं रहते। तो क्या करना होता है उसमें, उसको निकलने से पहले ही उसको वहाँ पे नष्ट कर दिया जाता है, या तो उसको धूप में सुखा कर और या फिर उसको बॉयल करके। इससे फिर वो अंदर का लार्वा मर जाता है और रेशम जो है उसको एकत्रित कर लिया जाता है। विशेष विधि के द्वारा उस रेशम को जो है एकत्रित कर लेते हैं। इसके बाद में देखिए, पूर्ण विकसित होने पर रेशम ग्रंथियां जो है वो लार्वा से 5 गुना अधिक लंबी हो जाती है। जब पूर्ण विकसित हो जाता है ये लार्वा, तो उसके भीतर जो रेशम ग्रंथियां हैं वो लार्वा से 5 गुना ज़्यादा लंबी हो जाती है। और रेशम स्रवण द्रव के रूप में होता है। द्रव के रूप में रेशम को स्रावित किया जाता है, जो कि हवा के संपर्क में आने पे कठोर हो जाता है। रेशम कीट के पूर्ण विकसित लार्वा की लंबाई जो है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है। यह क्या करेगा, भोजन करना बंद कर देता है और निष्क्रिय अवस्था में वो अंदर रहता है। और इसके बाद में अपने चारों ओर रेशम स्रावित करके एक संरचना में बंद हो जाता है, जिसको मैंने बताया था कोकून कहा जाता है। और यह अवस्था प्यूपा अवस्था कहलाती है। निष्क्रिय अवस्था में रेशम के चारों तरफ, या निष्क्रिय जो लार्वा होता है वो अपने चारों तरफ रेशम को स्रावित करके जो संरचना होती है वो तो कोकून कहलाएगी, और ये अवस्था जो है वो प्यूपा अवस्था कहलाती है। इसके बाद में कोकून जो होता है वो लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबे रेशम के धागे से बना होता है। एक कोकून में कितना मीटर लंबा धागा होता है, 1000 से 1200 मीटर लंबा रेशम का धागा होता है। एक कोकून जो है उसका भार जो है वो 1.8 से 2.2 ग्राम होता है। तो ये इसके जीवन चक्र लाइफ स्टाइल के बारे में रहा। और फिर देखिए, रेशम जो है वो प्रोटीन का बना होता है। रेशम किसका बना होता है, प्रोटीन का। रेशम प्रोटीन का बना होता है और इसका भीतरी भाग जो है वो फाइब्रिन प्रोटीन का बना होता है, और इसका बाहरी भाग जो है वो सेरिसिन प्रोटीन का बना होता है। भीतरी भाग और बाहरी भाग के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। भीतरी भाग का नाम है फाइब्रिन और बाहरी भाग का नाम है सेरिसिन। फिर रेशम कीट पालन के लिए शहतूत के बाग लगाए जाने ज़रूरी है। मैंने बताया था शहतूत एक पौधा होता है और उसकी पत्तियों भी अपना विकास करता है। इसीलिए यदि हमें कृत्रिम रेशम कीट पालन करना है तो उसके लिए शहतूत के बाग लगाए जाने ज़रूरी है। इस तरह से ये दो हमने पढ़े मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन के बारे में। और अब चूंकि हम जंतुओं के आर्थिक महत्व देख रहे हैं तो एक अन्य टॉपिक हम लेंगे, लाख कीट संवर्धन। आपने देखा होगा लाख की चूड़ियाँ बनी होती है और उन का निर्माण जो है वो लाख से होता है। तो ये लाख जो है वो कहाँ से आती है, कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपको बता देते हैं कि लाख जो है वो लेसिफर लेका नामक कीट से प्राप्त होती है। लेसिफर लेका नामक कीट में क्या पाई जाती है, लक्स ग्रंथियाँ, और यही लक्स ग्रंथियाँ जो है वो लाख पैदा करती है। यदि हमें कृत्रिम रूप से लाख प्राप्त करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, इसको पालना पड़ेगा लाख के कीटों को। तो किस तरह से हम लाख के कीटों को पाल सकते हैं और किस तरह से इनसे लाख प्राप्त की जा सकती है, कितनी विधियों से प्राप्त की जा सकती है, कौन सी विधि हमारे लिए बेटर है, कौन सी विधि हमारे लिए हितकर नहीं है, ये सारा जो है वो हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं लाख कीट संवर्धन। लाख कीट संवर्धन ये अपना टॉपिक है
और लाख कीटों की लक्स ग्रंथियों द्वारा स्रावित रेजिन युक्त रालदार पदार्थ को क्या कहते हैं? लाख कहते हैं। लाख की परिभाषा क्या है? लाख जो कीट होते हैं लाख के, उसमें पाई जाती है लक्स ग्रंथियाँ और उसके द्वारा रेजिन युक्त रालदार पदार्थ प्राप्त होता है और इसी को क्या कहते हैं? लाख कहते हैं। और लाख के व्यापारिक उत्पादन हेतु कीटों के पालन को लाख संवर्धन कहते हैं। लाख का व्यापारिक उत्पादन करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? लाख के कीटों को पालेंगे और ये लाख के कीटों का जो पालना है वो क्या कहलाता है? लाख संवर्धन कहलाता है। और विश्व में लाख के कुल उत्पादन का 80% भाग जो है वो भारत में उत्पादित होता है। जितनी लाख पूरे विश्व में खपत होती है या निर्मित होती है उसका 80% कौन सा देश प्रोड्यूस करता है? भारत। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम जो है वो होता है लेसिफर लेका। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेसिफर लेका। और ये छोटे आकार के रेंगने वाले सल्कीय कीट हैं, सल्कों वाले, जिनके ऊपर सल्क बने होते हैं, जो स्वयं के द्वारा स्रावित लाख से बने आवरण में बंद रहता है। यह आवरण इसे सुरक्षित रखता है। नर लाख कीट मादा से आकार में छोटे होते हैं तथा गुलाबी रंग के होते हैं। इसमें नर और मादा दो कैटेगरी है। तो नर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, मादा से ये आकार में छोटे होते हैं और ये केवल निम्फावस्था में ही लाख उत्पन्न करते हैं। इनकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है, जिनमें से ये निम्फावस्था में, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाख के कीट कौन सी अवस्था में लाख उत्पन्न करते हैं? तो उत्तर होगा निम्फावस्था में। मादा लाख कीट आकार में बड़ी होती है और तथा अधिक लाख ये उत्पन्न करती है। ये मुलायम शाखाओं से चिपककर रस चूसना प्रारंभ करती है तथा अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना प्रारंभ कर देती है। पहले जो पौधे की पत्तियां होती है उनसे ये रस चूसना प्रारंभ करती है और ये मुलायम शाखाओं से चिपक जाती है और उसका रस चूसना प्रारंभ करती है और अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना प्रारंभ कर देती है। देश में प्रतिवर्ष इसकी 4 फसलें प्राप्त होती है। कितनी फसलें प्राप्त होती है इसकी? 4। और भारत में लाख उत्पादन का 50% भाग जो है वो रंगीनी फसल से प्राप्त किया जाता है। अलग अलग फसलों के नाम हैं, उसी तरह से इन्हीं फसलों में के जो नाम होते हैं उसमें से एक नाम है रंगीनी फसल। तो 50% लाख जो है उसका उत्पादन जो है वो रंगीनी फसल से प्राप्त किया जाता है। लाख उत्पादन के लिए 2 विधियाँ प्रचलित है। एक विधि पुरानी देसी विधि है और दूसरी आधुनिक विधि है। आधुनिक विधि जो है वो वैज्ञानिक विधि है, ज़्यादा वो हमारे लिए हितकर है। पुरानी देसी विधि में क्या होता है? आदिवासियों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है और यह विधि बहुत प्राचीन और अवैज्ञानिक मानी जाती है, क्योंकि इससे जब लाख प्राप्त किया जाता है तो इसमें लाख के पौधे को काट कर ही लाख एकत्रित की जाती है और इसकी वजह से क्या होगा कि आगामी फसल जो है उसको भारी नुकसान होता है, क्योंकि हमने उस पेड़ को ही काट दिया, उन पौधों को ही हमने काट दिया। इसीलिए इसको अवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। आधुनिक विधि में क्या होता है? यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें आगामी फसल को ज़्यादा हानि नहीं होती, क्योंकि लाख एक साथ न निकालकर बारी बारी से इसमें लाख निकाली जाती है। इसका अनुसंधान जो है वो भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची बिहार में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाख जो है उसका अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे है? तो आपका उत्तर क्या होगा? इसका अनुसंधान जो है वो अनुसंधान भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची बिहार में किया जाता है। इसके बाद में जंतुओं के आर्थिक महत्व में जो अगली कड़ी है वो है मछली पालन। कृत्रिम रूप से मछलियों को पालना ही मछली पालन कहलाता है। मछली प्रोटीन
का एक अच्छा स्रोत होता है, इसीलिए मछली को पाला जाता है। मछली एक आसानी से प्राप्त होने वाली प्रोटीन युक्त, उच्च पोषक युक्त एवं आसानी से पचने वाला भोज्य स्रोत है। अतः मछली पालन के लिए मानव द्वारा तालाबों और झीलों में मछलियों का प्रजनन एवं उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में भारत का विश्व में समुद्री भोज्य उत्पादन की दृष्टि से छठा स्थान है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लगभग 1500 वर्ष पुराना मछली उद्योग है। मछलियों का उत्पादन खारे जल की तुलना में मीठे जल में अधिक होता है और लवणीय जल में मछली पालन के लिए रोहू, कतला और मृगला आदि देसी मछलियों का उत्पादन किया जाता है। कुछ उद्योगों में विदेशी मछलियों को भी पाला जाता है, जैसे कॉमन कॉर्प, इसका उत्पादन किया जाने लगा है। जलाशय का निर्माण जो है वो चिकनी मिट्टी वाले स्थान में करते हैं और जलाशय निर्माण की दृष्टि से जलाशय का तापमान देखा जाता है, उसका प्रकाश उसमें पहुंच है कि नहीं प्रकाश की वो देखी जाती है, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा उसमें है वो देखी जाएगी, जल प्रवाह की क्या व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, तब अच्छी तरह से मछली पालन हो पाएगा। और प्राकृतिक भोजन मछलियों के लिए होता है सूक्ष्म जलीय पादप और जंतु, और कृत्रिम भोजन होता है चावल की भूसी, गेहूं की चापड़, अनाज के टुकड़े आदि। ये कृत्रिम भोजन के रूप में मछलियों को दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है जंतुओं के आर्थिक महत्व अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा पशुपालन। तो ये हमने आज जो है वो 3 जंतुओं के बारे में आपको बताया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आए।